आपके सामने रखने जा रहे हैं हमारे लेक्चर की कंटिन्यूटी में ही स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017। उसको समझने के लिए कुछ कंसेप्ट आपको समझने हैं, वो क्या हैं। देखिए, आपकी कंट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI, ये देहरादून बेस्ड है। क्लियर है आपको? तो ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया किसके अंडर आता होगा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। पहले इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट हुआ करता था। मोदी गवर्नमेंट ने इसमें क्लाइमेट चेंज वर्ड ऐड किया है, ये बात आपको याद रखनी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया आता है। ये देहरादून बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 1987 ऑनवर्ड्स एवरी 2 ईयर बाय एनुअली एक रिपोर्ट लेकर के आता है, और इस रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट। वनों की क्या दशा है भारत में, स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट। और 2015 के बाद यह रिपोर्ट 2017 में आई है, और हम 2017 की रिपोर्ट का आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। 2017 की रिपोर्ट जब गवर्नमेंट ने पेश की, उस समय में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हर्षवर्धन के द्वारा जब ये रिपोर्ट पेश की गई, तो उसमें यह कहा गया कि भारत का फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एरिया अप्रॉक्सीमेटली 1% इंक्रीज हुआ है, और एग्जैक्टली 0.94% इंक्रीज हुआ है। अगर आप 1% इंक्रीमेंट की बात करें तो ये फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एरिया में हुआ है। इन दोनों वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, मैं समझाऊंगा इन वर्ड्स का डिफरेंस क्या है। इसके लिए आपको कुछ कंसेप्ट समझने होंगे। दावा ये किया गया है रिपोर्ट में कि जहाँ पर पिछले कुछ सालों के अंदर वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज और पूरे ग्लोबल लेवल पर फॉरेस्ट कहीं ना कहीं डिप्लीट हुआ है, वहाँ पर भारत में 1% फॉरेस्ट की बढ़ोतरी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। भारत वर्ल्ड की 10 टॉप कंट्रीज में आता है जिनके पास फॉरेस्ट रिसोर्सेज बहुत ज़बरदस्त एग्जिस्ट करते हैं। और उस बेसिस पर देखें तो वो कंट्रीज के नाम क्या आ जाते हैं? रशिया, ब्राज़ील, कनाडा, USA, चाइना, कॉन्गो, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 इंडिया तो है ही है। तो रशिया, ब्राज़ील, कनाडा, USA, चाइना, कॉन्गो, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, पेरू, इंडिया, यह कंट्रियां हैं जिनमें भारत भी आज शुमार है। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अगर हम भारत के विषय में जानने का प्रयास करें तो मैं आपको कुछ एडेड इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इंडिया की अगर आप फॉरेस्ट वेल्थ की बात करें तो 47,000 प्लांट स्पीसीज इंडिया के पास एग्जिस्ट करती हैं। 47,000 प्लांट स्पीसीज इंडिया के पास हैं, जो भारत को आज वर्ल्ड लेवल पर 10th एंड एशिया के लेवल पर 4th पोजीशन पर स्टैंड कराती हैं। इसके अलावा भारत वर्ल्ड की 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज में से एक कंट्री है। 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में से एक भारत की कंट्री है। इन 47,000 प्लांट स्पीसीज में से 50,000 प्लांट स्पीसीज जो हैं ये फ्लावर स्पीसीज हैं, जो वर्ल्ड का 6% कहलाती हैं। इसके अलावा भारत की अगर हम बात करें तो भारत में 90,000 एनिमल स्पीसीज हैं। तो कुल मिलाकर के प्लांट एंड एनिमल के मामले में भारत बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंट्री है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्लियर कट कहानी। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO के डाटा में अगर हम बिलीव करें तो FAO ये कहता है कि लास्ट 2 ईयर के अंदर जिन 10 कंट्रीज ने नेट ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट दिखाई है उनमें इंडिया 8th पोजीशन पे आया है। ये भी बड़ी अचीवमेंट है। इंडिया 10 इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट कंट्री में शुमार है। इंडिया 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज कंट्रीज का हिस्सा है। इंडिया में फॉरेस्ट भी है और डाइवर्सिटी भी है। FAO के डाटा के अकॉर्डिंग लास्ट 2 ईयर्स के अंदर जिन 10 कंट्रीज ने नेट ग्रोथ दिखाई है, इंडिया उसमें 8th पोजीशन पे फॉल किया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया के पास वर्ल्ड के टोटल सरफेस एरिया का 2.4% है सिर्फ। टोटल
सरफेस एरिया का लैंड 2.4% इंडिया के पास एग्जिस्ट करता है। इंडिया ऑलमोस्ट 17% ह्यूमन पॉपुलेशन को फीड करता है इससे। इंडिया ऑलमोस्ट 18% लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन को फीड करता है इसी 2.4% एरिया से। तो 7% ह्यूमन पॉपुलेशन, 18% ऑफ द वर्ल्ड की लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन एंड इंडिया की खुद की पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो 1300 करोड़ 125 करोड़ पॉपुलेशन, यानी कि अप्रॉक्स 1300 मिलियन पॉपुलेशन इंडिया की है जिसे वो इन्हीं फॉरेस्ट से फीड करता है। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में 1% ग्रोथ बहुत मायने रखाता है। ये एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। आई बात समझ में? हम जिन 10 कंट्रीज़ की बात कर रहे थे उन कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो मुश्किल से उन कंट्रीज़ में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, यानी कि कितनी पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रह रही है, वो मुश्किल से 150 है। 150 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी। लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ये 385 है। तो 385 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया रहने के बावजूद भी, इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी होते भी आपने 1% ग्रोथ दिखाई है, ऐसा सरकार कहती है कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके बाद अगर हम इस ग्रोथ की बात करें तो ये ग्रोथ मेनली कहाँ दिखाई गई है? तो सरकार का दावा है कि ये ग्रोथ मेनली वेरी डेंस फॉरेस्ट एरिया में दिखाई गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो VDF में दिखाई गई है। कितना एरिया ग्रो हुआ है? टोटल फॉरेस्ट एरिया 2015 तक कंट्री के पास जो एग्जिस्ट कर रहा था 7,01,673 स्क्वायर किलोमीटर। 2017 में जो आज कंट्री के पास एग्जिस्ट कर रहा है 7,08,273 स्क्वायर किलोमीटर। तो इस लेवल पर आज कंट्री के पास एरिया एग्जिस्ट कर रहा है। 8,021 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी आपने दर्ज करी है। और इसको अगर हम मिलियन हेक्टेयर्स में निकालें तो 80.20 मिलियन हेक्टेयर नया आ गया है फॉरेस्ट के अंदर। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ओके, तो इस तरह से आपने ग्रोथ करी है। ये आपका 2015 का डाटा, 2017 का डाटा, ये टोटल ग्रोथ आपने 80.20 स्क्वायर किलोमीटर करी है और जो कि 80.20 मिलियन हेक्टेयर है। ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी। ये डाटा अभी आपको यूज होगा। इट्स 8021 स्क्वायर किलोमीटर में से सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि 6773 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट के अंदर इंक्रीज हुआ है और 1243 स्क्वायर किलोमीटर ट्री कवर के अंदर इंक्रीज हुआ है। यानी कि उस 8021 स्क्वायर किलोमीटर का भी मेजॉरिटी एरिया 6773 स्क्वायर किलोमीटर 6773 किलोमीटर आपका जो इंक्रीज हुआ है वो फॉरेस्ट में हुआ है। तो ये भी गवर्नमेंट एक गुड अप्रोच बता रही है कि 1% जो इंक्रीज हुआ वो मेनली नोटिस हुआ वेरी डेंस फॉरेस्ट में। जो 8021 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इंक्रीज हुआ उसका मेनली 6773 किलोमीटर फॉरेस्ट में इंक्रीज हुआ है और 1243 स्क्वायर किलोमीटर ट्री कवर में इंक्रीज हुआ है। तो चलिए इसी डेफिनेशन के बेसिस पे बार बार एक वर्ड आ रहा है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, तो समझ लेते हैं फॉरेस्ट एंड ट्री कवर क्या होता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू ये सारा सर्वे किया जाता है। यानी कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टेक्निक यूज़ होती है वो है रिमोट सेंसिंग। तो आप रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं और ये डाटा आपके पास आता है रिसोर्स सैटेलाइट 2 से आप रिमोट सेंसिंग टेक्निक के माध्यम से सारा डाटा सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू लेते हैं। अब सैटेलाइट जब इमेजेस की मैपिंग करता है तो 1 हेक्टेयर पैच से कम के एरिया को वो डिमार्केट नहीं कर पाता। 1 हेक्टेयर पैच से कम एरिया को वो डिमार्केट नहीं कर पाता। तो फॉरेस्ट होने के लिए शर्त क्या है? सबसे पहली शर्त ये है कि 10% से ज़्यादा कैनोपी कवर होना चाहिए। कैनोपी कवर, पेड़ का छतरा 10% से ज़्यादा कैनोपी कवर होना चाहिए और फॉरेस्ट पैच कितना होना चाहिए? 1 हेक्टेयर का। 1 हेक्टेयर का पेच होना चाहिए, 10% से ऊपर कैनोपी कवर होना चाहिए। तो आप किस में आ जाएंगे? फॉरेस्ट। इसके अलावा गांव में, घर में, ग्रीन बेल्ट में, एवेन्यू में, सड़कों पे, पार्क में, रेस्टोरेंट के बाहर, घर, गांव के घरों के पीछे, हॉस्पिटल, पंचायतें, हर जगह पर पेड़ लगे होते हैं। वो सारा 1 हेक्टेयर के पैच में भी नहीं आता और 10% कैनोपी कवर भी मान लीजिए नहीं है, वो ट्री कवर में इंक्लूड हो गया, उसको ट्री कवर कहा गया। तो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर का कंसेप्ट क्लियर हो गया। यानी कि 10% कैनोपी कवर से नीचे है तो हम तो उसे फॉरेस्ट भी नहीं मान रहे हैं। तो कुल मिलाकर के फॉरेस्ट की कौन कौन सी क्लासिफिकेशन निकल करके आई हैं? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 3 फॉरेस्ट काउंट करके चलता है सिर्फ। सबसे पहले कैनोपी कवर। अगर कैनोपी कवर की बात कर दी जाए तो 70% से अबव हैं अगर आप, तो वेरी डेंस फॉरेस्ट कहलाते हैं।
अगर आप 40 से 70% के बीच में हैं तो आप मीडियम डेंस फॉरेस्ट कहलाते हैं, MDF। अगर आप 10 से 40% के बीच में हैं तो आप ओपन फॉरेस्ट कहलाते हैं। तो 3 तरह की कैटेगरी हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मीडियम डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट। 10 to 40% ओपन फॉरेस्ट, 40 से 70% मीडियम डेंस फॉरेस्ट, 70% से अबाउट वेरी डेंस फॉरेस्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऐसे में हमें डाटा देखना है परसेंटेज वाइज, परसेंटेज 2017, परसेंटेज 2015। अगर हम परसेंटेज वाइज यहाँ पर डाटा देखने का प्रयास करें तो वेरी डेंस फॉरेस्ट इस समय 2.99% है, जो 2015 में 2.38% हुआ करता था। यानी कि आपने बहुत ही मिनिमम स्केल पे ग्रोथ की है, 2.38% से 2.99% की ग्रोथ हुई है जस्ट। इसके अलावा अगर हम मीडियम डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो मीडियम डेंस फॉरेस्ट इस समय 9.38%, जो कि 2015 में 9.54% हुआ करता था। अब 9.54% से लेकर नीचे गिर करके 9.38% पर आए हैं। इसके बाद ओपन फॉरेस्ट की बात करें तो ये 9.18% है, जो कि 9.14% से ग्रो हुआ है। मतलब ओपन फॉरेस्ट के एरिया में आपकी ग्रोथ है, वेरी डेंस फॉरेस्ट के एरिया में ग्रोथ है, मीडियम डेंस फॉरेस्ट के एरिया में आपकी गिरावट आई है। इस चीज़ को मैं डिकोड करूंगा, फिगर्स आपके माइंड में हैं, इस फिगर्स को ध्यान में रखिए। चलिए अब चर्चा करते हैं। ऑल इन ऑल अगर आप कंट्री लेवल पर देखें तो आज की डेट में आपके पास, यहाँ पर लिख देता हूँ, आपके पास टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है, 24.39%। इस बात पे हम हल्ला मचा रहे हैं। ये कैसे? ये 23.39% से ग्रो हो गया, 1% की ग्रोथ हो गई। ये आप इस समय 24.3%, ये फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है मेरे बच्चों। लेकिन ध्यान से लॉजिकली देखिए, ध्यान से, फॉरेस्ट कवर कितना है, 21.54%। फॉरेस्ट कवर कितना है, 21.54%। मैंने ट्री कवर निकाल दिया। तो यहाँ पे लॉजिक क्या बचता है, 2015 में फॉरेस्ट कवर कितना था, 21.34%। 2017 में फॉरेस्ट कवर कितना है, 21.54%। कितनी ग्रोथ हुई, 0.20%। तो फॉरेस्ट में तो ग्रोथ कितनी हुई है, 0.20%। 1% तो हुई नहीं। वो तो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर था जो कहाँ पर आ गया, 24.39%। लॉजिक समझ में आया? इस लॉजिक को और नए कंसेप्ट से समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आपने बोला कि वेरी डेंस फॉरेस्ट में ग्रोथ हुई है 2.38 से 2.99%, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि ओपन फॉरेस्ट में भी 9.14 से 9.18 ग्रोथ हुई है। मतलब काफ़ी बड़ा हिस्सा मीडियम डेंस फॉरेस्ट का ओपन फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गया। यही लॉजिक हुआ ना। उसका कैनोपी कवर 40 से 70% है। जैसे ही 40 पे या 40 से नीचे आ गया तो वो तो ओपन फॉरेस्ट कहलाएगा ना। तो आपका मीडियम फॉरेस्ट 9.54 था, 9.38% है, इसमें डिग्रेडेशन हुई है। और वो कन्वर्ट होके किधर गया है, ये देखो 9.18%, 9.14 से 9.18% हो गया। आई बात समझ में? ये बड़ा है, बाकी काट दिया गया है और कुछ डिग्रेड हो गया है। डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन साइमल्टेनियसली हुआ। क्लियर हुआ? तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको देखना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, आपने बहुत ही वेग कंसेप्ट अपना रखा है। आपने विंडो देखी कितनी दे रखी है, 40 से 70% की विंडो दे दी है आपने मीडियम डेंस फॉरेस्ट को। यानी कि 70% से 70% से 65 होगा तो भी मीडियम है, 65 से 60 हो जाएगा तो भी मीडियम है, 55 हो जाएगा तो भी मीडियम है, 50 हो गया तो भी मीडियम, 45 हो गया तो भी मीडियम, 41 तक भी हो गया तो भी मीडियम। लेकिन असल में 70% से कनोपी घट के 41% आ गई है। ये डिग्रेडेशन नहीं हुआ क्या? ये फॉरेस्ट की गिरावट नहीं हुई? इतनी बड़ी विंडो देने के बावजूद भी 9.54 से 9.38 पे आए हैं। फॉरेस्ट के अंदर ही फॉरेस्ट का नाश हो गया, उसके बाद भी फॉरेस्ट गिरा हुआ नजर आया है, विंडो इतनी मोटी देने के बाद भी। 40 से 7% 70% की आपने विंडो दी। उसके बाद ओपन फॉरेस्ट में आप देखिए विंडो आपने दे दी है 10 से 40% की। 40 से 35 हो गए तो भी काउंटिंग में नहीं आएगा, 30 25 तो मतलब 10 से भी नीचे जा रहे हैं तो यह हालत आपकी हो रही है। आई बात समझ में? तो कुल मिला के कंसेप्ट यहाँ पर क्या आता है कि इतनी बड़ी विंडोज़ देने के बाद, रिमोट सेंसिंग के थ्रू डाटा कलेक्शन के बाद, जिसमें कि आपने कई तरह की नई इंप्रूवमेंट्स की, इम्प्रोवाइजेशंस की, जिसकी वजह से कि उसने कई सारे नए पैचेस और नए एरियाज़ को क्लियरली दिखाया इस बार। इसकी वजह से आपकी गिनती बढ़ गई है। पिछली बार के ज़्यादा ये ज़्यादा प्रिसाइज था, पिछली बार से ज़्यादा एप्ट टेक्निक का यूटिलाइजेशन हुआ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि आपको इस बात पे ध्यान नहीं देना है कि फॉरेस्ट कितना बड़ा है। आपको ध्यान इस बात पे देना है कि आप वेरी डेंस फॉरेस्ट, आप ओपन फॉरेस्ट को तेज़ी से कन्वर्ट करिए मीडियम डेंस फॉरेस्ट में, और मीडियम डेंस फॉरेस्ट को तेज़ी से कन्वर्ट करिए वेरी डेंस फॉरेस्ट में। सरकार ये दावा करती है कि वेरी डेंस फॉरेस्ट का बढ़ना बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि ये मैक्सिमम कार्बन एब्जॉर्बर होता है, मैक्सिमम कार्बन
एब्जॉर्बर होता है, सरकार ये ऐसा कहती है। आई बात समझ में? अब चलिए कुछ डाटा और डिस्कस कर लेते हैं जिसके बेसिस पे आपको और बेटर क्लैरिटी हो जाए। उस डाटा के बेसिस पर अगर हम देखें तो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ हुई है। वो चीज़ क्या हुई है, वो 3 स्टेट्स जिन्होंने हाईएस्ट ग्रोथ दिखाई है, सबसे पहला आंध्र प्रदेश। तो जो फॉरेस्ट ग्रोथ हुआ है 1% का मेनली किधर हुआ है? आंध्र प्रदेश। सेकंड ये सारे MCQs हैं, कर्नाटका। थर्ड केरला। तो आंध्र प्रदेश कर्नाटका ने ग्रोथ दिखाई है, क्लियर। लेकिन एक बहुत यूनिक चीज़ हुई है, ज़बरदस्त डिक्लाइन दिखाया कि इन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ने, जहाँ पर इकोलॉजी बहुत फ्रेजाइल है, जिनका मेजॉरिटी एरिया फॉरेस्ट के अंदर आता है, वहाँ पर डिक्लाइन हो जाना बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट है। और वहाँ पर डिक्लाइन लगभग सभी स्टेट्स ने दिखाया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी ने डिक्लाइन लगभग दिखाया है। और नॉर्थ ईस्ट में इस डिक्लाइन का रीज़न किस बात को दिया गया है? सबसे पहले तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो विंटर में रेनफॉल किया करती थी, ये नॉर्थ ईस्ट तक अब रीच नहीं कर पाती उस लेवल पे, वर्षा नहीं हो रही। और वर्षा हम कम हो जाने की वजह से वहाँ पे कैश क्रॉप प्लांटेशन को भी नुकसान हुआ है और वहाँ पे फॉरेस्ट ग्रोथ को भी नुकसान हुआ है क्योंकि पानी नहीं मिल पा रहा। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वहाँ पर यह बताया गया है कि जो झूम कल्टीवेशन हुआ करता था, जिसमें आप जंगल को काट करके और वहाँ पर खेती करते थे आदिवासी लोग, उसका साइकिल पहले बहुत लॉन्ग होता था, वो बहुत शॉर्ट हो गया है। यानी कि आप बड़ी तेज़ी से, पहले 15 साल बाद वहाँ वापस आते थे, फॉरेस्ट रीग्रोथ कर जाता था। अब 7-8 साल में ही आप वापस आ जाते हैं। अभी फॉरेस्ट रीग्रो करना ही होता है पहले, फिर उसे काट देते हैं, इसकी वजह से फॉरेस्ट का नुकसान हुआ। तो झूम साइकिल शॉर्ट हो गया, पहले लॉन्ग होता था। तीसरा, पहली बार अब ये जो सरकार आई है तो बड़े पैमाने पर नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हुए हैं। रेलवे पहली बार दौड़ाई जा रही है, डैम्स बनाए जा रहे हैं, हाईवेज बनाए जा रहे हैं, रोडवेज बनाई जा रही हैं। इसका भी एक डेवलपमेंटल नॉक्स देखने को मिला है फॉरेस्ट में। और चौथा, कमर्शियल फार्मिंग के तहत या फिर जो ट्रीज़ हैं फॉरेस्ट की रिस्टोरेशन और एफॉरेस्टेशन के नाम पर, वहाँ पर खास तरह की स्पीसीज प्लांट्स की लगाई जा रही हैं जो नेचुरल फॉरेस्ट से अलग स्पीसीज हैं। इस वजह से कि भी वहाँ के फॉरेस्ट को नुकसान हुआ। ये सारे कारण डिमार्केट किए गए नॉर्थ ईस्ट के मामले। भारत के मामले में अगर बात करें तो लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया कौन सा है? लार्जेस्ट फॉरेस्ट स्टेट कौन सा है? सबसे पहला मध्य प्रदेश। आंख बंद करके आंसर करना, सबसे ज़्यादा जंगल मध्य प्रदेश में। दूसरा सेकंड इंपॉर्टेंट अरुणाचल प्रदेश। ये भी आंसर आंख बंद करके ही जाना चाहिए। ये सारा लेटेस्ट डाटा बता रहा हूँ। तीसरा छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये 3 मेन स्टेट्स हैं जिन स्टेट्स के पास लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है। लार्जेस्ट से कुछ नहीं होता। आपका स्टेट का साइज देखिए कितना बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग तो आपका फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा दिखेगा ही। कितना ज्योग्राफिकल एरिया में से कितने एरिया में फॉरेस्ट है वो बताइए। वो बताना होगा तो हाईएस्ट वाली फिगर सबसे इंपॉर्टेंट होती है। हाईएस्ट में देखिए तो यूनियन टेरिटरी आ जाएगी। सबसे पहली यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के पास हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया है लगभग 90% अप्रॉक्स। उसके बाद सेकंड आ जाता है मिजोरम। मिजोरम की बात करें तो अप्रॉक्स 86% अप्रॉक्स। उसके बाद थर्ड आ जाता है अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, अप्रॉक्स 81%। तो 90%, 86%, 81% इनका अप्रॉक्स एरिया है, ये हाईएस्ट में आ जाता है। ये 3 नाम याद रखना। भारत में 40% फॉरेस्ट एरिया 9 कॉन्टिग्यूअस स्टेट्स ने होल्ड करके रखा हुआ है। 9 कॉन्टिग्यूअस स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ये 9 कॉन्टिग्यूअस स्टेट ने 40% एरिया होल्ड रखा है। यानी कि लोप साइडेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट है बड़े पैमाने पर। फॉरेस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेबल है ही नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्लियर हुई ये बात? तो ये सारे डाटाज और इन सारे कंसेप्ट को समझने के बाद हमारे सामने कंसेप्ट क्या आता है कि हमारे देश ने ये टारगेट रखा है कि 33% फॉरेस्ट को रीच करना है। 33% फॉरेस्ट को आप रीच कैसे कर सकते हैं? कंसेप्ट ही लॉजिकल नहीं ले रहे हैं आप, लॉजिकली लीजिए। आपको 2 चीज़ों की क्लैरिटी होनी चाहिए कि रेवेन्यू फॉरेस्ट एरिया क्या होता है। फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। फॉरेस्ट एरिया वो होता है जो एरिया सरकारी खातों में फॉरेस्ट के लिए डिवोटेड है, यानी कि रेवेन्यू डाटाज में, रेवेन्यू अकाउंट्स में वो एरिया फॉरेस्ट के लिए डिवोटेड है। वहाँ पे एक पेड़ भी ना लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो एरिया डिमार्केटेड है फॉर द फॉरेस्ट, तो वो फॉरेस्ट एरिया है। लेकिन कितना फॉरेस्ट एरिया पे कितने ट्री हैं वो फॉरेस्ट कवर है। और अगर हम भारत की बात करें, मैंने आपको अभी बताया वेरी डेंस फॉरेस्ट, मीडियम डेंस फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट 2.99, मीडियम डेंस फॉरेस्ट 9.38, 2.99 एंड 9.38 को प्लस करिए, कितना हुआ जल्दी बताइए? 12.37। एक्चुअली में अगर आपकी कंट्री को मैं देखूं तो 2.99, 9.38 और 9.18 को ऐड करता तो 21.54% फॉरेस्ट आता।
उस 21.54% फॉरेस्ट में से भी सिर्फ 12.37% एक्चुअल फॉरेस्ट कवर है। हालत देखी जंगल की आपने। और सेकंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, अगर मैं डाटा सरकार का देखूं तो 23.39% फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर, उसमें से फॉरेस्ट कवर एक्चुअल में 12.37% है। डेंस फॉरेस्ट, नेचुरल फॉरेस्ट, ओरिजिनल फॉरेस्ट, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट 12.37% पे टिके हैं। आई बात समझ? ये इंपॉर्टेंट डाटा को इस वे में इंटरप्रेट करना पड़ेगा। जो दिखाया जा रहा है वही नहीं देखना, जो दिखाया जा रहा है सही बात है, अच्छी बात है, लेकिन वही नहीं देखना, क्योंकि बड़े पैमाने पर गवर्नमेंट को ये अचीवमेंट इस बेसिस पर मिली है कि गवर्नमेंट ने प्लांटेशन को प्रमोट किया। और इस बार फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने जब डाटा एक्यूमुलेट किया तो उसमें कौन कौन से फॉरेस्ट काउंट किए हैं? सबसे पहला गवर्नमेंट फॉरेस्ट, काउंटिंग कहाँ से हुई? गवर्नमेंट फॉरेस्ट। सेकंड कम्युनिटी, थर्ड प्राइवेट, प्लांटेशन, प्लांटेशन में सारे आ गए, रबर, कोकोनट, टी, कॉफी, कैजोरिना, टीक, साल, पॉपुलर, यूकलिप्टस, और उसके बाद ऑर्चिड्स, जितने भी बाग हैं, मैंगो, पपाया, सारे बाग। तो ये सारा काउंट करने के बाद आपके पास वो 24.39 का डाटा आया था। लक्षद्वीप 90% इसलिए नहीं है कि वहाँ पे हाईली डाइवर्सिफाइड फॉरेस्ट है। लक्षद्वीप का 90% होने का रीज़न है वहाँ पर एनर्मस ग्रोथ ऑफ द कोकोनट ट्रीज, जिनकी कनोपी की वजह से वो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी में ग्रीन कारपेट, ग्रीन कवर की तरह नजर आ रहा है। वो कोकोनट ट्रीज का कवर है, कैनोपी कवर, इसकी वजह से 90% फॉरेस्ट कवर है वहाँ पे। आई बात समझ में? तो हमें इस बात को देखना होगा कि ये 24.39 का जो डाटा हमने अचीव कर लिया, 1% की फॉरेस्ट पॉलिसी के तहत ग्रोथ अचीव की है, ये कहीं अनरियलिस्टिक तो नहीं है। क्या हमने मोनोकल्चर को तो प्रमोट नहीं कर दिया? क्या हम सिंगल स्पीसीज को लगा करके प्लांटेशन को काउंट करते चले जा रहे हैं? तो मजबूरी है, मजबूरी है। अगर आप फॉरेस्ट एरिया की बात करें रेवेन्यू एस्पेक्ट में, तो 24% एरिया आपने रेवेन्यू अकाउंट में ही एलोकेट किया है फॉरेस्ट को। बात करते हो 33% फॉरेस्ट कवर की, 24% का पूरा लैंड अगर पूरा कनोपी से भर दोगे तो भी कंट्री में फॉरेस्ट कवर कितना होगा? 24%। 33% किधर से रीच करेंगे? 33% रीच करने का एक ही तरीका है, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, TOF, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट लगाना ही होगा। ये तो बात सत्य है, माननी पड़ेगी। अगर 33% फॉरेस्ट कवर का कंसेप्ट अपनाना है तो आपको फॉरेस्ट एरिया से बाहर निकल के तो फॉरेस्ट यानी कि ट्री कवर लगाना ही पड़ेगा, ग्रीन कवर लगाना ही पड़ेगा। और वो हमारा ट्रेडिशनल फॉरेस्ट एरिया, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं ग्रीन वॉश। क्या कहते हैं? ग्रीन वॉश। अब ग्रीन वॉश एरिया के बाहर फॉरेस्ट बढ़ाने पड़ेंगे। उसके लिए मुहिम चलाई जा रही है, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री है, एफॉरेस्टेशन है, एग्रो फॉरेस्ट्री है, फार्म फॉरेस्ट्री है, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री है, अर्बन फॉरेस्ट, अब अर्बन ग्रीन एवेन्यूज़ क्रिएट किए जा रहे हैं, ग्रीन बेल्ट बनाई जा रही है, इंडस्ट्रियल ग्रीन बेल्ट्स बनाई जा रही हैं, कम्युनिटी पार्क्स बनाए जा रहे हैं। ये सारे ट्रेंड हैं, लेकिन मुद्दे की बात यहाँ पर ये है कि क्या हम इससे जस्ट वो स्पीसीज ऑफ ट्रीज तो नहीं लगा रहे हैं जो सर्विसेज इकोसिस्टम को मैनेज करने में उतनी देती ही नहीं, जिनका उस लेवल पर वाटर रिटेंशन, वाटर रिजिम को मैनेज करने में रोल ही नहीं, जो उस लेवल पर न्यूट्रिशन सॉइल को प्रोवाइड करते ही नहीं, जिनका रूट सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग रहता ही नहीं। यानी कि ना पक्षियों के लिए, ना पौधों के लिए, ना जमीन भूमि, ना जीव जंतुओं के लिए जो उपयोगी नहीं है, कब हम उस तरह के ट्री कवर की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं, सिर्फ कैनोपी को काउंट करते चले जाएं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो भारत सरकार का इस फॉरेस्ट पॉलिसी के तहत यह टारगेट था कि हमें क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को इंक्रीज़ करना है। यानी कि हम कैचमेंट एरिया अप्रोच अपना करके वहाँ पर सॉइल को इम्प्रूव कर देंगे और उसमें बड़े पैमाने पर कार्बन स्टॉक जो है वो स्टोर हो जाएगा और वहाँ पर ग्राउंड फ्लोरा इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके बेसिस पर वो पानी जो नदियों का आकर के मिलेगा वो साथ के इकोसिस्टम को भी इम्प्रूव करेगा। इससे क्वालिटी ऑफ द फॉरेस्ट इम्प्रूव होगा। क्वांटिटी इम्प्रूव करने का तरीका उनका ये था कि जो जंगल डिग्रेड हो गए हैं वहाँ पर साइंटिफिकली ट्रीटेड स्पीसीज ऑफ द ट्रीज लगाई जाएंगी कि बीमारियाँ कम लगें। और सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उनका था कि नए एरियाज अंडर द प्लांटेशन लाए जाएंगे, इससे हम क्वांटिटी को भी इंक्रीज़ करेंगे। तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों को इंक्रीज़ करने का टारगेट सरकार का था। लेकिन हमें फॉरेस्ट पॉलिसी के माध्यम से इस बात का ख्याल रखना है कि हमें मोनोकल्चर से बचना है, हमें ट्री डाइवर्सिटी को मेंटेन रखना है, हमें ट्राइबल्स के अधिकारों को यहाँ पर एड्रेस करके चलना होगा फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी। अगर हम देखें हमें एक्चुअल फॉरेस्ट कवर को प्रमोट करना है। इसमें वेरी डेंस फॉरेस्ट की ग्रोथ बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसे छेड़ने का मौका आपके पास है ही नहीं। वो ऑलरेडी वेरी डेंस फॉरेस्ट है, ना तो वो एक्सप्लॉइटेबल रहता है, ना उसमें आपकी पेनिट्रेशन रहती है, प्योर स्टैंड उसमें उस लेवल का होता नहीं, तो उसकी ग्रोथ तो हुई है
आपको मीडियम डेंस फॉरेस्ट को बचाना था जो भारत में मेजॉरिटी एग्जिस्ट कर रहा है, जो उन स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पे फॉरेस्ट का नुकसान पहले से हो रखा है। उसको ना बचा पाना इस बात का संकेत है कि फॉरेस्ट की पॉलिसी उतनी कारगर नहीं रही है, काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से उतना कारगर नहीं हुआ है। और आपने जो इतनी ओपन विंडो दे रखी है, इस ओपन विंडो को रिस्ट्रिक्ट करना होगा। नई साइंटिफिक टेक्निक्स के माध्यम से आपको काउंटिंग करनी होगी। इस डाटा को भी 18,000 पॉइंट से कलेक्ट किया गया था लोकेशन पे। लोकेशन के डाटा और रिमोट सेंसिंग के डाटा को ओवरलैप करके देखा जाता है, फिर डाटा निकाला जाता है। आपको ग्राउंड रियलिटीज़ को ज़्यादा बेहतर जानना होगा, आपको पीपल पार्टिसिपेशन के माध्यम से काउंटिंग करनी होगी फॉरेस्ट की, फिर आपके सामने सही डाटा निकल करके आएगा। तो ये थी स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017, जिसमें ये सारे डाटास दिए गए, ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स बताए गए। इसमें ही ये बात क्लियर की गई कि मैनग्रोव फॉरेस्ट की भी ग्रोथ हुई है, और हमारी आपकी कंट्री में 12 मैनग्रोव स्टेट्स हैं। टोटल 12 मैनग्रोव स्टेट्स ये लोग काउंट करते हैं, और इनमें से ऑलमोस्ट 7 स्टेट्स ने ग्रोथ दिखाई है और बाकी के 5 स्टेट्स ने कोई स्टेटस यानी कि गिरावट नहीं दिखाई। ऑल इन ऑल 12 के लेवल पे ग्रोथ हुई है। इसके अलावा बैम्बू कल्टीवेशन में बहुत धाकड़ ग्रोथ दिखाई है, और अरुण जेटली ने इसे ग्रीन गोल्ड कहा है। वाइट गोल्ड अगर रुआ है तो ग्रीन गोल्ड बैम्बू है। बैम्बू में बहुत ग्रोथ दिखी है, 1.73 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर के 15.43 मिलियन हेक्टेयर तक आ गया है। लुक एट द ग्रोथ बैम्बू 2011 से 2017 के बीच, 2011 से 2017 के बीच इतनी ग्रोथ क्यों हुई है? 2017 में गवर्नमेंट ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में अमेंडमेंट कर दी। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 2000 अमेंडमेंट एक्ट 2017 क्या कहता है कि बैम्बू को ट्री की कैटेगरी से निकालो, क्योंकि ये ग्रास है, ये पॉशिया ग्रास का पार्ट है, तो इसको बैम्बू में, इसको ट्री में क्यों डाला? इसका क्या बेनिफिट होगा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि राज्य सरकारों के पास अब तक ये ताकत हुआ करती थी कि अगर कोई अपने प्राइवेट लैंड या अपने आंगन में बैम्बू लगाता है तो वो बैम्बू को लगाना, उसको काटना और ट्रांसपोर्टेशन के लिए उन्हें परमिट चाहिए था, लाइसेंस चाहिए थे, और कई सारी तरह की ऑब्स्ट्रक्शंस लगती थी। ट्राइबल सोसाइटी बड़े पैमाने पर बैम्बू पर डिपेंड करती है। उसके कारण क्या है कि आज की डेट में हमारे देश में नई साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, इससे आप बैम्बू में हाई लेवल की वैल्यू एडिशन ऐड कर सकते हैं। और उन वैल्यू एडिशंस की अगर हम बात करें तो आज बैम्बू बड़े लेवल पर यूज़ होता है इन द फॉर्म ऑफ चारकोल एंड एक्टिवेटेड कार्बन। तो बैम्बू यूज़ हो रहा है एनर्जी प्रोडक्ट के तौर पर। सेकंड, बैम्बू कंज्यूम करने के लिए यूज़ होता है क्योंकि जो उसके एडिबल पार्ट्स होते हैं, जो नई नई कुंडलियाँ आई होती हैं, उन्हें आप खा सकते हैं। तीसरा, बैम्बू की रीजनरेशन बहुत फास्ट है। जहाँ यूकोलिप्टस और पॉपुलर 8 से 9 साल में होता है, साल और टीक 40 से 60 साल में, बैम्बू 1 ईयर में हो जाता है। चौथा, बैम्बू को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये रेटूनिंग से हो जाता है। आप उसको एक लेवल पे काटो, वो नए सिरे से फिर से उग जाता है। पांचवा, पूरा बैम्बू काटने की आपको नीड नहीं है, उसका जो पोर्शन उसकी ब्रांचेस और अदर एरिया जो नए कम्स निकले, पुराने कम्स हैं, उनको काट दो, बाकी वो उगता ही रहेगा और बहुत सस्ते वे में ग्रोथ हो जाता है। इससे आप बड़े सारे कैन प्रोडक्ट्स, बहुत सारी पेपर इंडस्ट्री के लिए पल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स बना सकते हैं, बहुत सारी आइटम्स जो आपकी ग्रोथ में यूटिलाइज हो सकती है। तो खाने के लिए, एनर्जी रिसोर्सेज के लिए, टिम्बर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स बनाने के लिए बैम्बू का हाई लेवल पर लोकल एंड ट्राइबल लाइवलीहुड में इंपॉर्टेंट रोल है, जिसके लिए इसे ट्री की 1927 के फॉरेस्ट एक्ट की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। 2017 में एक सही कदम माना जा रहा है। राज्य सरकारों की तरफ से विरोध किया जा रहा है कि राज्य के अधिकार केंद्र मार लेना चाहता है, इसलिए ऐसा किया, इससे हमारा रेवेन्यू का हार्म होगा। लेकिन ध्यान रखें, फॉरेस्ट एरिया के बाहर के बैम्बू के ऊपर ये रूल लागू होता है, फॉरेस्ट एरिया के अंदर के बैम्बू पे ये रूल लागू नहीं होता। वहाँ पे आज भी राज्य सरकार के नियम लागू हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसी वजह से 2017 में ये कानून लागू होने के बाद बैम्बू की पैदावार में बहुत तेज़ी से उछाल आया है। आई बात समझ में? तो ये थी पूरी की पूरी नेक्स्ट स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट आपके सामने 2017। इसके पहले के लेक्चर को सुनना बहुत ज़रूरी है, जो है कंजर्वेशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट। तो आपको इसके कंसेप्ट उसके साथ इंटीग्रेट करके बहुत बेहतर वे में समझ आ जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।